बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल विकृति, इन सब के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है पायसन अनुपात। पायसन अनुपात किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो होता क्या है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आधा ना की तरह ऐसे बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कोई छड़ है और जिसका एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है और छड़ का जो दूसरा सिरा है वह स्वतंत्र रूप से लटक रहा है। जो छड़ की प्रारंभिक लंबाई है वो कैपिटल डी है और इसकी जो मोटाई है वह कैपिटल, जो छड़ की प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल यल है और जो इसकी मोटाई या जो इसका व्यास है वह कैपिटल डी है। जब उस छड़ की लंबाई की दिशा में बल यफ लगाया जाता है तो उस स्थिति में इस छड़ की लंबाई में जो परिवर्तन होता है वह डेल्टा यल होता है और जबकि इसके व्यास में जो कमी होती है वह डेल्टा डी होती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने कहा कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पायसन अनुपात कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति के प्रकार में हम इसको बता चुके हैं। और बात है पार्श्व विकृति की, तो होता क्या है कि किसी वस्तु के व्यास में होने वाले परिवर्तन और या किसी वस्तु के व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही पार्श्व विकृति कहते हैं। और जैसे कि अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि किसी वस्तु की लंबाई में विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक उसी तरह से पार्श्व विकृति, जो कि नया आपको लग रहा होगा, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। फिर इसी चित्र के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया कि यदि प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, उसका व्यास जो है कैपिटल डी है, बल जब इस चालक छड़ के लंबाई की दिशा में जब बल एफ लगाते हैं तो यदि इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है और व्यास में जो कमी है वह डेल्टा डी अगर है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पायसन अनुपात। पायसन अनुपात बराबर, सबसे पहले तो सूत्र ऐसे लिख लेते हैं, पार्श्व विकृति और बटे अनुदैर्ध्य विकृति कह सकते हैं, अथवा सिग्मा बराबर ऐसे कैपिटल डी माइनस डेल्टा डी ए और पूरे के बट्टे डी और बट्टे ये हो जाएगा
कैपिटल यल और प्लस डेल्टा यल और माइनस यल और बटे यल, तो हो जाएगा बराबर डेल्टा डी और बटे डी और पूरे का बटे डेल्टा एल और बटे यल, अथवा कह सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू डेल्टा डी एल और बटे डेल्टा एल डी, डेल्टा एल डी। यही जो है इस पायसन अनुपात का जो है सूत्र है। पायसन अनुपात या पायसन निष्पत्ति जो है एक मात्रक विहीन और बीमा विहीन राशि है। क्यों? क्योंकि पायसन अनुपात जो है किन्हीं दो विकृतियों का अनुपात होती है। तो जो जैसे यहाँ पर हमने पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति का भी मात्रक वही होगा, अनुदैर्ध्य विकृति का मात्रक वही होगा। तो जिस कारण पायसन अनुपात जो है वह एक मात्रक विहीन राशि है। और जब मात्रक विहीन राशि है तो आप कह सकते हो कि यह एक बीमा विहीन राशि। कहने का मतलब ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई बीमा होती है। यह एक विशुद्ध संख्या है। सैद्धांतिक रूप से इसका मान जो है वह -1 से 0.5 के बीच में होता है सैद्धांतिक रूप से, और वास्तविक रूप से इसका मान जो है वह 0 से 0.5, ये वास्तविक रूप से और सैद्धांतिक रूप से जो है सैद्धांतिक रूप से इसका जो मान है वह -1 से 0.5 इस पायसन अनुपात का सैद्धांतिक रूप से मान होता है, और वास्तविक रूप से इसका मान जो है वह 0 से 0.5 के बीच में होता है। तो यही है आपका पायसन अनुपात। क्या कहा, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। मैंने कहा कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पायसन अनुपात बराबर पार्श्व विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। मान लेते हैं कि कोई छड़ है जिसका एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा है, जिसकी लंबाई कैपिटल एल और उसका व्यास जो है कैपिटल डी है। जब इसकी लंबाई की दिशा में बल एफ लगाया जाता है तो इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो जाता है और व्यास में जो कमी है वो डेल्टा डी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पायसन अनुपात सिग्मा बराबर जो मान रखेंगे तो जो सूत्र हमें प्राप्त होगा डेल्टा डी इंटू कैपिटल एल और पूरे बटे डेल्टा एल इंटू डी। यह एक मात्रक विहीन और बीमा विहीन राशि होती है। सैद्धांतिक रूप से इसका मान -1 से 0.5 के बीच में होता है, और वास्तविक रूप से इसका मान जो है 0 से 0.5 के बीच में होता है। कहने का मतलब यह एक विशुद्ध संख्या है। तो यही है आपका पायसन अनुपात। अब इसी क्रम में अगला टॉपिक जो है वह है प्रतिबल विकृति वक्र। प्रतिबल विकृति वक्र। तो सबसे पहले वक्र बना लेते हैं। मान लेते हैं कि माना किसी धातु के तार के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांधकर लटकाया गया है और दूसरे सिरे पर
भार जो है वह बढ़ाते जाते हैं या बल जो है लगाते जाते हैं। तो वैसी स्थिति में विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ जो है वह इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। चित्र क्या होता है इसको हम आपके सामने बना रहे हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हो गया आपका प्रतिबल और एक्स अक्ष पे आपका हो गया विकृति। मान लेते हैं किसी तार का जो एक सिरा है वह दृढ़ आधार से बंधा है, वह दृढ़ आधार मान लेते हैं किसी बिंदु O पर है। तो ऐसे ही बनेगा। तो O यहाँ पर A है, A B और यहाँ पर ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। A जो है अनुक्रमणपाती सीमा, यहाँ लिखेंगे अनुक्रमणपाती सीमा और B जो है प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है, प्रत्यास्थ सीमा। और C जो है यह पराभव बिंदु, और D जो है यह भंजक बिंदु कहलाता है, भंजक बिंदु। यही है प्रतिबल विकृति वक्र। तो हम मान लेते हैं कि माना किसी धातु के तार के एक सिरे को किसी दृढ़ आधार जैसे बिंदु O से बांधकर दूसरे सिरे को लटकाया गया है, और जब दूसरे सिरे पर हम बल या भार को बढ़ाते जाते हैं तो विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच में वक्र जो है वह इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। इस चित्र के अनुसार जो है, जो इस वक्र का जो OA क्षेत्र है यह एक सरल रेखा है, और इस OA क्षेत्र में प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना बल लगाते हैं उसी के अनुपात में इस तार में जो है विकृति उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में प्रत्यास्था का गुण जो है विद्यमान होता है, और कहने का मतलब जब हम लगने वाले बल को या भार को जब हटा लेते हैं तो वह तार जो है अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। किस क्षेत्र में? OA क्षेत्र में। मैंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्षेत्र में जो प्रत्यास्था का गुण है वह विद्यमान होता है, और विद्यमान होने के कारण ही जब हम उस लगने वाले बल या भार को जब हटा लेते हैं तार पर से तो वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। इस A बिंदु को हम अनुक्रमानुपाती सीमा कहते हैं। फिर इसके आगे जो AB क्षेत्र है यह कुछ वक्राकार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस AB क्षेत्र में जब आगे हम बल को बढ़ाते हैं, भार को बढ़ाते हैं, तो इस AB क्षेत्र में प्रतिबल जो है वह विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं होता। कहने मतलब प्रतिबल की तुलना में विकृति थोड़ा से अधिक होती है, परंतु इस क्षेत्र में प्रत्यास्था का गुण जो है वह विद्यमान होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम इस क्षेत्र में भी जब हम उस बल या भार को जब हटा लेते हैं
तो यह तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। इस बिंदु को प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु B के बाद अगर हम भार या बल को और अधिक बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है विकृति की तुलना में, प्रतिबल की तुलना में, बल की तुलना में उस तार में विकृति जो है बहुत अधिक उत्पन्न होती है। अर्थात इस BC क्षेत्र में जो है ना तो प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और ना ही इस क्षेत्र में प्रत्यास्था का गुण ही विद्यमान होता है। कहने का मतलब जब इस BC क्षेत्र में जब हम उस भार या बल के मान को हटा लेते हैं तब वह तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटकर नहीं आता है। इस C बिंदु को ही हम पराभव बिंदु कहते हैं। इसके आगे जब हम प्रतिबल को या भार या बल को और बढ़ाते हैं तो विकृति इतनी तेजी के साथ उत्पन्न होती है कि अंततः इस बिंदु D पर वह तार जो है टूट जाता है और जिस कारण ही इस बिंदु D को भंजक बिंदु कहते हैं। तो यही है प्रतिबल विकृति वक्र। फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि जब किसी धातु के तार के एक सिरे को दृढ़ आधार अर्थात इस बिंदु O से बांधकर दूसरे सिरे पर जब हम बल या भार को बढ़ाते जाते हैं तो विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबल विकृति वक्र के बीच जो वक्र प्राप्त होता है वह इस चित्र के अनुसार होता है। इस चित्र के अनुसार इस वक्र का OA क्षेत्र जो है, मैंने कहा कि इसमें प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्षेत्र में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान होता है। अर्थात जब हम उस बल या भार के मान को हटा लेते हैं तो तार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। A को अनुक्रमानुपाती सीमा कहते हैं। AB क्षेत्र जो है वह कुछ वक्राकार होता है। इस क्षेत्र में प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, परंतु इस क्षेत्र में प्रत्यास्था का गुण जो है वह विद्यमान होता है। अर्थात इस क्षेत्र में भी जब हम बल या भार को हटा लेते हैं तार पर से तो वह अपनी पहले की अवस्था में वापस लौट आता है। इस बिंदु B को प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि बिंदु B के आगे अगर हम भार या बल को और अधिक बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस तार में से प्रत्यास्था का गुण जो है वह नष्ट हो जाता है। अर्थात वह तार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में बल या भार को हटाने पर वापस नहीं आता है। तो कहने का मतलब BC क्षेत्र में जो है ना तो प्रतिबल विकृति के ही अनुक्रमानुपाती होता है और ना ही इस क्षेत्र में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान होता है। कहने का तात्पर्य कि जब हम उस बल या भार को हटा लेते हैं तो वह तार अपनी पहले की अवस्था में वापस लौटकर नहीं आता है। इस बिंदु C को हम पराभव बिंदु कहते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिबल की तुलना में बल या भार की तुलना में विकृति जो है वह अधिक उत्पन्न होती है। इस बिंदु C पर जब हम प्रतिबल अर्थात बल या भार को बढ़ाते हैं तो विकृति इतनी तेजी के साथ बल या भार की तुलना में इतनी तेजी के साथ इतनी अधिक उत्पन्न होती है कि अंततः इस बिंदु D पर वह तार जो है टूट जाता है। इस बिंदु D को ही हम भंजक बिंदु कहते हैं। इस क्षेत्र में भी ना तो प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और ना ही प्रत्यास्था का कोई गुण जो है इसमें विद्यमान होता है। तो इस बिंदु D पर तार के टूटने के कारण ही इस बिंदु D को ही हम भंजक बिंदु कहते हैं। तो यही है प्रतिबल विकृति वक्र। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने 2 टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया है। पहला टॉपिक है पायसन अनुपात किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, और दूसरा टॉपिक के बारे में जो हमने बताया है वह है प्रतिबल विकृति वक्र। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।